हेलो दोस्तों, मैं अमर सर पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे और उसी का सेकंड पार्ट मैं लेकर के आ गया हूँ। और आज हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर की बात। बहुत सारी बातें करनी थी मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन यहाँ मैं क्लास को देखते हुए कुछ चीजों को देखते हुए वीडियो की ड्यूरिंग ज्यादा ना हो, मतलब लेक्चर की हमारी, अगर हाँ आप अगर रिकमेंड करेंगे तो हम और भी सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत सारे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक पूरा का पूरा कह सकता हूँ कॉपी, जैसे बियर एक्ट है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल है वो भी लगा के हम यहाँ आर्टिकल बाई आर्टिकल डिस्कस भी करेंगे। जब भी मुझे जैसे मिलेगा उसकी सीरीज में मैं अलग से लाऊंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ आपके साथ इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ हम आपके साथ यहाँ पे पार्ट 2 लेकर के आए हैं कि टॉपिक का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसी चीज को लेकर हम आगे बात कर रहे हैं। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर मतलब होती है क्या, विशेषताएं। क्या होती हैं? विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं। रिटन एंड द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली विशेषता क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका रिटन फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? रिटन फॉर्म में। कैसा होता है? रिटन फॉर्म। और एक होता है ओरल फॉर्म। रिटर्न फॉर्म मतलब जो लिख दिया गया और समय के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सकता है, जिसे हम अमेंडमेंट बोल सकते हैं। ओरल मतलब सुबह कुछ कहा शाम को कुछ कहा, जिसका कोई भरोसा नहीं, तो ये इतना कंफर्म नहीं। रिटर्न फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म। तो ठीक है, जो लिखी हुई बात है तो रिमाइंड भी करा सकते हैं क्या था क्या नहीं। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और लेंथ और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों बड़ा है? आप देखो यहाँ पे लिखा है ओरिजिनली है कि 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल है। आज मैं ये तो था, उसके बाद जब हमारा इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी और 1950 को। अगर मैं बात करूं कि आज प्रेजेंट डे की बात, किसकी बात करूं? प्रेजेंट डे। तो आज अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल की, तो आज आर्टिकल अप्रोक्सीमेटली 470 प्लस हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं कि पार्ट्स की, तो पार्ट्स भी अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं 25 प्लस है। और अगर मैं बात करूं शेड्यूल की, तो आपकी शेड्यूल भी अभी प्रेजेंट में 12 है। तो ये डाटा है आपका प्रेजेंटली डाटा, इसलिए वर्ल्ड का सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कहा गया। ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप चाहो तो एक सिंपल मेजोरिटी के जरिए यहाँ कानून पास कर सकते। लिखा है सम प्रोविजन कैन बी द अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से जल्दी से कानून बना सकता है अगर जरूरत पड़ती है। और द स्पेशल मेजोरिटी, और जरूरत पड़े कि अब कानून बनाना मतलब कुछ ऐसी है कि इतना आसान भी नहीं कि इसे जल्द से जल्द कानून बनाना पास हो जाए। वाई ऑफ द रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट। जैसे मान लो कुछ ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि पूरे देश में लागू करना है, तो फिर उसके लिए पूरे फुल स्टेटों की परमिशन चाहिए, और फुल स्टेट की परमिशन मिलना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कैसा है, इसलिए क्या हो जाता है? रिजिड, या फिर कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसलिए हार्ड है। इसकी किसी को सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूं, हार्ड मतलब जिसमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं हो सकता। इसलिए सिंपल मेजोरिटी क्या है और स्पेशल मेजोरिटी क्या है, मैं सारी बातें आपको बहुत सारी डिटेल से करूंगा, लेकिन आगे चलते हैं। फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम देखेंगे, लेकिन फिर भी यूनिटरी सिस्टम में देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो पावर की डिवीजन देखेंगे हम कि पावर को किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस किस के बीच में। अगर पावर की मैं बात करूं तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन, किसके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके बीच में पावर, जैसे अब बात करोगे कि सर पावर कैसे डिवाइड की, तो पावर को डिवाइड करके यहाँ पे आपने सुना होगा जैसे कि यूनियन लिस्ट, कुछ लिस्ट है यहाँ पे बनाई रखी है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है, जैसे यूनियन के सब्जेक्ट अलग हैं, तो यूनियन लिस्ट में क्या है? सेंट्रल सब्जेक्ट है जो यूनियन होंगे, केवल जिसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, लॉ मेकिंग कौन करेगा, कौन कौन करेगा, ओनली और ओनली यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट लिस्ट में क्या है? केवल कानून कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। आगे बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश से लिया। कहां से लिया है? ब्रिटिश से लिया है, पर लिखा है कि बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। तो ये लिखा है कि बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल होता है, इसलिए इसको हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ना कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वहां की रियल एग्जीक्यूटिव जो होगा, हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो क्या है? ये रियल एग्जीक्यूटिव है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड है अलग बात है, लेकिन ये रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? सारी एग्जीक्यूटिव पावर मतलब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होगी, एक द रियल एग्जीक्यूटिव। पहले सेकुलर स्टेट इंडिया अगर बात करें, नो स्टेट द रिलीजन, किसी भी स्टेट का कोई मतलब इंडिया का कोई रिलीजन नहीं होगा, इक्वल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। और सभी स्टेट को क्या देगा? इक्वल क्या देगा?
इक्वल रिस्पेक्ट की बात करता है। क्या देगा? इक्वल रिस्पेक्ट देगा कि अगर वो सपोर्ट करेगा तो सबको करेगा, मतलब कि या अभी आप देखो ना, जैसे एक सेक्युलर का मतलब क्या है, जैसे कि हिंदू है तो हिंदू अपने रिलीजन, उनकी किताब किस लैंग्वेज में, उनकी किताब है संस्कृत लैंग्वेज में। जैसे वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है, तो इनको किस में पढ़ते हैं वो लोग? संस्कृत लैंग्वेज। किस में पढ़ते हैं वो लोग? संस्कृत। किस में पढ़ते हैं? संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या बना के रखे हैं? अपने गुरुकुल। क्या बना के रखे हैं? गुरु। तो गुरुकुल में किस लैंग्वेज में दी जाती है उनको शिक्षा? तो किस में दी जाती है? संस्कृत में। किस में दी जाती है? संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत में दी जाती है ताकि अगर मान लो ये संस्कृत लैंग्वेज को ना पढ़े तो क्या होगा? तो वो अपने जो उनका संस्कार है, जो उनकी रिलीजियस बुक है, उसको वो नहीं पढ़ पाए। ऐसे अब देखो मुस्लिम की बात करो, जैसे मुस्लिम, तो मुस्लिम को परमिशन किस लिए दे के रखे? मुस्लिम की लैंग्वेज कौन सी है? अरबी। तो कुरान की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? अरेबियन। ठीक है, अरेबियन लैंग्वेज है, अरबी है। ठीक है, या फिर और भी जो अलग अलग बुक मिलेंगी वो उर्दू, लेकिन उनकी जो मेन जो रिलीजियस बुक है, मैं उर्दू की बात ना करूं, मैं अरबी की ही बात करूंगा। कौन सी है? अरबी लैंग्वेज। तो अरेबियन में दे के रखे हैं। अरबी में बुक पढ़ेंगे कौन सी? कुरान। तो कुरान, कुरान किस में पढ़ेंगे? अरबी लैंग्वेज में। इसके लिए उन लोगों ने क्या बना के रखे? मदरसे। क्या बना के रखे? मदरसा। ऐसी मैं बात करूं क्रिश्चियनों की तो उनकी क्या चलती है बेटा? चर्च। चर्च। ऐसे में बात करूं सिखों की, किसकी बात करूं? सिक्स। तो उनके क्या चलते हैं? गुरुद्वारे। क्या चलते हैं? गुरु द्वारा। तो गुरुद्वारे चलते हैं। तो ये सबकी कम्युनिटी के, सब रिलीजन के अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है कि वो जाके गुरुकुल को सपोर्ट करे या फिर मदरसों को सपोर्ट करे। उसके सामने नो स्टेट रिलीजन, उसका कोई रिलीजन नहीं। इक्वल रिस्पेक्ट और रिलीजन, सारे रिलीजन उसके सामने इक्वल है। अगर वो किसी को स्पेशल कोई पावर देता है या स्पेशल किसी प्रकार का उसके साथ मतलब किसी भी प्रकार का उसको राइट्स देता है तो वो सबको देगा, अन्यथा नहीं। इसलिए इंडिया को कहा गया सेकुलर स्टेट। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट फीचर मानता हूँ इसको। है भी, सारे फीचर उसके बहुत बेटर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन ये सबसे बेटर खूबसूरती है क्योंकि वो ये आज भी बना के रखे हैं। फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 कैटेगरी है, जैसे कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जानते हैं फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से अडॉप्ट किए? अमेरिका। कहां से लिए हैं? अमेरिका से। अमेरिका से लिए। जैसे इसमें 6 कैटेगरी में बांटे गए फंडामेंटल राइट्स को। अगर मैं बात करूं, इससे पहले हमने 7 फंडामेंटल राइट्स लिए थे, लेकिन एक 7 नंबर का फंडामेंटल राइट्स था, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। 7 कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स लिए थे, लेकिन 6 नंबर का जो फंडामेंटल राइट था जिसको कहते थे प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी राइट, इसको आर्टिकल ये 31 में आता था। किस आर्टिकल में आता था? 31। और ऐसे करके इसको क्या कर दिया? इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया और एक किया गया किससे? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 1978 में इसे हटाया गया। ठीक है, देख लेंगे। 6 फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम है, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये पूरी मैं बात करूं, जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, किसमें? पार्ट 3 में इसकी बात की गई। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो इसमें टोटल आर्टिकल हैं आपके 12 टू 35 आर्टिकल, जिसमें 12 टू 35 अगर मैं बात करूं राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल है 14 टू 18। अगर मैं बात करूं कि फ्रीडम आर्टिकल है 19 टू 22। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें स्पेशल आर्टिकल की बात करूं तो इसमें आर्टिकल है, स्पेशल बात करूं तो इसमें आर्टिकल है 23 और 24, ये आर्टिकल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें बात करूं तो आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 25 टू 28, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर कल्चरल राइट की बात करूं तो यहाँ पे आर्टिकल है जो माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल दिया, आर्टिकल 29 और 30 है। और 31 मैंने ये बता दिया, ये डिलीट मार दिया था राइट टू प्रॉपर्टी वाला। और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आपके आर्टिकल आर्टिकल 35 में। अब इंटरेस्टिंग बात होगी कि सर आपने यहाँ बताया 12 से लेके 12 से लेके 35 तक है, इनमें तो अलग अलग चीजें दी, जैसे कि आर्टिकल 12 में दी स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 की बात कर लूं मैं, 12 तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी है। स्टेट की डेफिनेशन है, क्या है? डेफिनेशन है, मतलब स्टेट वर्ड को डिस्क्राइब किया गया। और आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है, क्या है? जुडिशियल रिव्यू। ये मैं बात करूंगा होता क्या है, अभी मैं बस इतना सा डिस्कस कर रहा। ठीक है, ये समझ गए होंगे क्या होता, ये सब चीजें हम और आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आता आगे, देखो इसके और भी चीजें हैं, और भी पॉइंट है कि क्या है। अब मैं इनको पॉइंट को लेके कुछ आपके साथ बात कर लूं।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी है, डीपीएसपी हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डीपीएसपी हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बता दिया। गाइडलाइन ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक, तो यहाँ पे क्या है, सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ये तीन बातें की गई, सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट नॉन जस्टेबल। अगर स्टेट, ये पावर किसको दे दी, ये पावर दे दी स्टेट को, स्टेट इसके ऊपर क्या कर सकता है, लॉ मेकिंग कर सकता है। अगर स्टेट को लगता है, मतलब इनको रखा क्यों गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखने का एक ही पर्पज था कि जो चीजें फंडामेंटल राइट्स में नहीं कही गई है, पर लगता है कि इसके ऊपर भी लॉ मेक करना बहुत ज्यादा क्या है, नीडी है, मतलब नीड है बहुत ज्यादा, तो फिर हम डीपीएसपी में लॉ मेक कर सकते हैं, और ये पावर किसको दे दी, स्टेट को। ये इसलिए रखा गया है। डीपीएसपी समझ गए होंगे, और ये मैं बता दूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया, और इसके लिए आर्टिकल बता दूं, और आर्टिकल 36 टू 51 में ये बात कही गई। तो 51 तक आर्टिकल दिए गए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली इसके लिए थी, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन इसे हमने एडिट किया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972। यहाँ पे एक कमेटी थी बेटा, इनकी रिकमेंडेशन पर आई थी, और वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पर उन्होंने रिकमेंड किया था, क्या किया था, रिकमेंड किया था, उनकी रिकमेंडेशन पर इसको जोड़ा गया, और अमेंडमेंट लिखा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये कहां से लिया हमने, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रसिया से। कहां से लिया, रसिया से। ये मैं आगे और बात कर लूंगा कि कहां कहां से चीजें नहीं, वो बात करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम, इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ द गार्जियंस गाइडलाइंस गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। सीधी बात है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम कौन सा पावर मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज पावर फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो ये पावर कहां से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, सीधी बात है वोटिंग राइट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वोटिंग राइट्स की बात, किसकी बात कर रहा है, वोटिंग राइट्स। और वोटिंग राइट पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उम्र जो थी हमारी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा भी है 21। तो एवरी सिटीजन 20, अभी प्रेजेंट में 18 ईयर है, एबव कैन द वोट, इससे पहले ये थी 21 थी। लेकिन ये अमेंडमेंट क्या है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, इस डेट को सही कर लो, 1989 में अमेंडमेंट हुआ, इंप्लीमेंट कर दिया, तो डेट है 1989। तो ये मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बात है। फिर आता है सिंगल सिटीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो अनलाइक द यूएसए, कहां से, अगर बात करूं यूएसए की, इंडिया प्रोवाइड ओनली सिंगल सिटीजनशिप। अगर मैं बात करूं यूएसए की, जो बात की है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। क्या है, डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, कि वहां पे यूनियन मतलब अमेरिका की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और स्टेट के अलग। जैसे मैं मान लो मैंने आपसे कहा आप वाशिंगटन डीसी से हैं, या अलास्का से, मतलब अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका किसी भी कंट्री से, तो आपको वहां पे अमेरिका की अलग से लेनी पड़ेगी सिटीजनशिप, और स्टेट की अलग से। जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मान लो कोई अगर मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, किसी भी स्टेट, बिहार से, झारखंड, केरल या असम, मेघालय, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो असम का सिटीजन है। हम सब क्या बोलेंगे, वी आर इंडियन, ओनली सिटीजन इंडियन। हम लोग कहाँ के सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, और वी आर इंडियन, हम सारे इंडियन है। लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे अलग सिटीजन उसको स्टेट की अलग लेनी है, और यूनियन गवर्नमेंट की सिटीजनशिप उसको क्या लेनी है, अलग से लेनी है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। जबकि हम लोग अगर बात करूं, जैसे मैंने कहा कोई बंदा कहां से, मैंने कहा राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई मतलब वेस्ट बंगाल से, तो वो यहाँ का सिटीजनशिप नहीं कहलाएगा, वो यहाँ का क्या कहलाएगा, डोमिसाइल, रेसिडेंस। क्या कहलाएगा, डोमिसाइल कहलाएगा, या फिर वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, या फिर रेसिडेंशियल, क्या बोल सकते हैं, रेसिडेंट, रेसिडेंस, रेसिडेंट या रेसिडेंशियल। तो उसका मतलब निवासी, इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं निवासी। मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के निवासी, तो उन्होंने कहा मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, ऐसे बोलेगा। वहां की सिटीजन से पूछेगा तो हम इंडिया, वी आर इंडियन। इमरजेंसी प्रोविजन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है, फीचर है वो है इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर एज्यूम ऑफ द मोर पावर इन द टाइम नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी ऑफ द फाइनेंस। तो तीन टाइप की इमरजेंसी कॉन्सेप्ट बताया है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इससे पहले एक यहाँ पे वर्ड आया था, अगर आपने देखा, लिखा है कि फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर द बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो फेडरल से कब यूनिटरी सिस्टम बनता है, ये भी देख लो, ये भी मैं आपको बाद में बात करूंगा आगे। क्योंकि जब स्टेट और यूनियन
अपनी अपनी पावर अलग है, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की पावर अलग है और यूनियन गवर्नमेंट की पावर अलग है। लेकिन जब लगता है कि देश में कुछ ऐसा कंडीशन आने वाली है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आने वाली, तो ऐसे हम इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? इमरजेंसी। अब इमरजेंसी से होता क्या है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या है, तो ये बात बोली गई है आर्टिकल 352 में। और स्टेट इमरजेंसी क्या होगी, इसे हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट पावर। क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट पावर, प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज करेगा, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें कौन सा, इसके लिए आर्टिकल है 356 और एक आर्टिकल है 365 और ये इसके लिए आर्टिकल है 360। अब चलो यहाँ पे देख लीजिए क्या बता दिया मैंने कि सर आप तो पता नहीं क्या क्या बता दिया, बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे बता दिए। 352 आर्टिकल कहता है कि जब कभी भी देश में ऐसी कंडीशन आएगी कि जब अटैक, वॉर, क्या, अटैक्स, वॉर, या फिर, ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बाद में जोड़ दिया, आर्मी रिवॉल्ट कर दे। क्या कर दे? आर्मी रिवॉल्ट। और ये 1974 हुआ, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले समझो। मैंने दो कॉन्सेप्ट है, वॉर हो जाए किसी कंट्री से या कोई अटैक कर दे, ऐसे नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। ये कोई पर्टिकुलर एरिया पे लग सकती है या फिर पूरे के पूरे कंट्री पे भी नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसको बाकायदा जैसे बिल पास किया जाता है उसी कंडीशन में ऐसा किया जाएगा। तो तब हम उस समय सारी पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर खत्म होकर सारी पावर किसके हाथ में चली जाएगी? सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर चली जाती है। अगर मैं बात करूं स्टेट इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट इमरजेंसी का मतलब कि जब लगता है, इसमें दो आर्टिकल बात की, तो मैंने 356 की बात की और एक की 365। थोड़ा मैं इसको अच्छे से और समझा दूं आपको, थोड़ा देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ समझो। अब देखो इसको अच्छे, स्पेशल एक टॉपिक देखो कि इसमें हुआ क्या, जब उन्होंने आर्टिकल यहाँ पे बात की तो एक 356 और एक 365। इसका मतलब क्या है? जब क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे बात करूं यूनियन गवर्नमेंट, ये दो वर्ड मैंने क्यों लिखे? यूनियन गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग वर्क ना करे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क ना करे। जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क ना करे तब हम आर्टिकल 356 का यूज करेंगे। और तब स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग वर्क ना करे? स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क ना करे तब हम 365 का आर्टिकल का यूज करेंगे। इसलिए इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट, या फिर स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, बाकी इसकी पावर जो यूज होगी वो प्रेसिडेंट रूल के नाम से आएगी। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। और यहाँ पे सारी की सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो सारी की सारी पावर को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे वो चीजें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट की पावर, यूनियन गवर्नमेंट। आगे आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब देश में ऐसी कंडीशन आ जाए, सिंपल सी बात है, आर्थिक संकट आ जाए। जब देश में ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास एक भी पैसे नहीं बचे, ऐसी कंडीशन में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं और इसको भी लगाने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से, बहुत सारी बातें आप समझ गए होंगे, ये मैंने आपके साथ अच्छे से चीजें डिस्कस कर ली और आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा और ये हमने चीजें आपके साथ देख ली। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के बात करेंगे। अब आते प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके मैं पहले बात की थी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसके लिए मैंने बात भी की थी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि इसे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 13 दिसंबर की डेट थी वो 1946 में रेजोल्यूशन ऑफ द, जो नेहरू रेजोल्यूशन आया था उसी का सेम कॉपी है। उसके इंपोर्टेंट वर्ड थे जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। सोवरेन, फ्रीडम, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेकुलर, सबके लिए मतलब स्टेट का कोई नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक, सारे डेमोक्रेटिक रहेंगे, सबको फ्रीडम है। रिपब्लिक, हमारा कंट्री कैसा रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब जिसमें रूल किसका हो? पब्लिक का हो। अब आता ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जस्टिस, सबको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस कैसा मिलेगा? लिबर्टी, इक्वालिटी, फेडरनिटी, एक्ट ऑफ द फिलोसफी एंड द गाइड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने का काम करेगा। तो ये प्रियम्बल के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिख ली, बाकी प्रियम्बल आप अच्छी सी इसको आप एनसीईआरटी से भी निकाल सकते हो, उसके फर्स्ट प्रिंट पे आ गई है। आप इसको मतलब बुक से भी निकाल सकते हैं, इंटरनेट से कहीं से निकाल सकते हो, उसको देख सकते हो। लेकिन उसमें एक वर्ड है, मैंने वर्ड आपके इंपोर्टेंट वर्ड आपके साथ लिए है। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ चलो मैं बता देता हूँ। जस्टिस, किसकी बात कर रहा हूँ? जस्टिस। जस्टिस तीन टाइप का है, इकोनॉमिक, सोशल
सोशल और पॉलिटिकल। एक जो जस्टिस की बात कर रहा हूँ, तीन टाइप का जस्टिस हमें प्रियम्बल देती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, और ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट हमने कहां से लिए हैं? रसिया से। अब इकोनॉमिक पॉलिटिकल के सबको इकोनॉमिक तरीके से बराबर रखेगा, सोशल मतलब सामाजिक तरीके से, और सबको पॉलिटिकल राइट देगा। जैसे मैं एक थोड़ी बेसिक एग्जाम्पल बता दूं कि पहले हर किसी को जैसे SC है, ST है, OBC है, और एक और इम्पोर्टेंट है जैसे वोमेन। इनको जैसे कि इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब इलेक्शन इलेक्ट होने के लिए परमिशन नहीं थी, क्योंकि उस समय चलती थी कॉन्सेप्ट के, उस समय के आज भी कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन इतना तो नहीं है फिलहाल। लेकिन पहले मैं बात करूं कि जब ये इलेक्शन का सिस्टम बनाया तो उन्होंने कहा गांव के केवल अमीर लोग ही खड़े होंगे, जमींदार खड़ा होगा, पैसे वाला लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे। SC ST को ये परमिशन ही नहीं थी। OBC अगर मान लो इनको मिल भी गई तो वोमेन को और नहीं मिलती थी परमिशन, ठीक है, तो इनको परमिशन नहीं मिलती थी। इन सबको इक्वल लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जैसे स्पेशल SC सीट आ गई, क्या आ गई? स्पेशल SC सीट आ जाती है, सुना होगा आपने। स्पेशल OBC सीट आ जाती है, इस बार OBC लड़ेंगे। स्पेशल जैसे आप गांव में देखो ना, सरपंच सरपंच के इलेक्शन होते हैं, स्पेशल वुमेन सीट। इससे क्या होगा? इक्वल जस्टिस मिल रहा है कि मतलब पुरुष और महिलाएं होंगी, मेल फीमेल सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा। ऐसे सोशल तरीके से देखो सबको इक्वल राइट है, इकोनॉमिक तरीके से सभी को इक्वल है, ये सब चीजें बोली गई है। जस्ट इंपोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपोर्टेंस क्या है? प्रोवाइड ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एक कंप्लीटली फ्रेमवर्क देता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी। फिर देता है इंश्योर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स देता है, फ्रीडम देता है। प्रोटेक्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज के लिए मैंने आर्टिकल भी बताए थे पीछे के, माइनॉरिटीज के आर्टिकल 29 और 30 रहेंगे, उनको स्पेशल राइट देंगे। फिर ये उनको प्रमोट ऑफ इक्वलिटी, और इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे। जैसे मैंने कहा मुस्लिम अपना मदरसा बना के कर सकते, तो ये सारी, जैसे कि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मतलब अपने चर्च बना के कॉन्वेंट या इंग्लिश में वो करा सकते हैं, स्टडी करा सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, ताकि उनके बच्चे जो बाइबल वगैरह उसको पढ़ सकें। जैसे गुरुद्वारे अपने पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। बौद्ध है, सिख है, ये सब अपने अपने इन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा माइनॉरिटीज स्पेशल बोला है, और आर्टिकल 29 और 30 में बात की गई है। मेंटेन ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? मेंटेन करता है यूनिटी और डाइवर्सिटी को, जैसे अभी बात की माइनॉरिटीज की हमने। बैलेंस इंडिविजुअल ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी को बैलेंस करता है, और सोशल जस्टिस, ये बात कर ली मैंने। सोशल जस्टिस सब आपके साथ यहाँ पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं अमेंडमेंट क्या होता है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, जितने वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है सारा चेंज हुआ, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी बहुत ज्यादा खूबसूरती है कि अभी तक अमेंडमेंट ही बहुत कम हुए हैं। और अमेंडमेंट किए इसलिए जाते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अब नए रूल की, अब नए जैसे न्यू रूल, न्यू सिस्टम, या कुछ ट्रेडिशन या कुछ ऐसे तरीके की जब जरूरत पड़ी है, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा थोड़ी करेंगे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें। बाकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 1950 में गया, मतलब कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट किया, मतलब उससे कंप्लीट इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इंपोर्टेंट होता है कि उतने टाइम से लिखा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी जो कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक कोई रूल सोसाइटी में या कुछ ऐसे नए नियम बनाने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन वी चेंज ऑफ दी थ्रू द अमेंडमेंट, तो ठीक है, कुछ लगती है बातें तो उनको हम चेंज करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताया, इसे क्या कहा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और किसको कहा था, मैंने पीछे आपको बताया। एडेड द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, देखो अभी आया कि इससे फंडामेंटल ड्यूटी जो चेंज द प्रियम्बल, और ऐसे करके पहली बार ये प्रियम्बल में फर्स्ट अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट था किसमें? प्रियम्बल। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा अमेंडमेंट के, इतने ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इनकी स्पेशल लिस्ट बता भी दूंगा आपको। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है, और इसे प्रियम्बल में पहला अमेंडमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू प्रियम्बल में भी फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। और प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े, जैसे मैंने अभी बात की थी, सेकुलर है, सोशल है, और एक और वर्ड है इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड यहाँ पे जोड़े गए। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या होगा? रिस्टोर द सर्टेन राइट्स आफ्टर द इमरजेंसी। क्या हुई थी कि 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, और उस समय सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेंस कर दिया। लेकिन जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, तो इससे फिर से सारे राइट्स को रिस्टोर किया गया। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट में क्या होगा? डेट 1989 है, 1989, तो 1989 में वोटिंग एज जो थी वो 18 साल की थी।
पहले वोटिंग कितनी थी, एज 21 ईयर थी, 21 से इसे रिड्यूस करके कितनी कर दी, 18 ईयर। फिर क्या होगा, 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि 73 में पंचायती राज सिस्टम था और 74 में लोकल बॉडीज थी, मतलब कि म्यूनिसिपालिटीज थी और इसमें पंचायत सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डायनेमिक बैलेंस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ चेंज इन द प्रोटेक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट, ये देख लेना, डायनेमिक स्टेबिलिटी इन द चेंज द इंश्योर ऑफ द पार्टिसिपेट पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, और ऐसे करके लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब आता है पॉइंट टू रिमेंबर, जो आपको याद करना है, जो बेसिक पॉइंट है, बाकी आपको तो ये देख चुके हो। एडॉप्ट 26 एडॉप्ट किया, ये मैं पहले ही बता चुका, समझा चुका, और इसे इन्फोर्स किया 26 जनवरी। और लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट एकदम डेमोक्रेसी है। फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें एफआर है, जैसे फंडामेंटल राइट को एफआर बोलते हैं। डीपीएस भी है, तो डीपीएस भी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, ये आप बता दें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे कि आर्टिकल, किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज है और इसका पार्ट कौन सा, ये दो आंसर मुझे जरूर देंगे फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है। पार्ट बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मतलब कि वोटिंग एज, क्या बताएं, वोट क्या एज होगी। और सिंगल सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ कुछ बातें कर ली और बहुत सारे पॉइंटों की यहाँ हमने देख भी लिया। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उसका वीडियो का सेकंड पार्ट था और ये सारी हमने स्लाइड आपके साथ डिस्कस कर ली। जो जरूरत थी मुझे ज्यादा डिस्कस करने की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। अगर लगता है और चीजों को आपको अच्छे से समझना, तो मैं वो भी बहुत अच्छे से एक एक चीजें समझा दूंगा। और क्या आपको जानना है, ये मुझे सारे स्टूडेंट जरूर बताएं, और स्पेशली सारे लेक्चर्स मेरे फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए। हाँ, मैं यहाँ बता दूं, मैं कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बना रहा, जहाँ मैं टॉपिक वाइज टॉपिक बनाऊंगा। इसमें क्या रहेगा कि एनडीए सीडीएस के बच्चे हैं या जो बेसिक जीके कवर करना चाहते हैं, बेसिक जीएस कवर करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी इन स्लाइडों से और इस लेक्चर्स को देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और इसके लिए बहुत सारा थैंक्स और बहुत सारा आपका प्यार। और आपको जो भी चीजें और भी चाहिए, किस प्रकार के लेक्चर्स, किस प्रकार की चीजें, तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, अगले वीडियो के साथ। हाँ, मैं कुछ स्टोरियां, मेरे बच्चे मिस कर रहे हैं मुझे ऑफलाइन वाले के, सर बहुत सारी स्टोरियां बताते थे। एक तो यहाँ क्या बताऊं मेरे फ्रेंड्स, कि यहाँ पे अब उतना टाइम नहीं रहता, कंज्यूम रहता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास बहुत अलग होती है, ऑनलाइन बहुत अंतर है। लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा आपके साथ एक दो स्टोरियां जोड़ने की। जैसी आपकी रिकमेंडेशन होगी मुझे बताएं, कि आपको अगर चाहते हैं यहाँ जोड़ना, तो मुझे उसी हिसाब से कमेंट करें, तो फिर मैं एक एक एग्जाम्पल्स और स्टोरियों को भी यहाँ जोड़ूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कैसा टॉपिक क्या होना चाहिए आप ही मुझे बता दें तो अच्छी बात है, बाकी मैं अपने साथ नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा। ओके, थैंक यू।